हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक बायोलॉजी से संबंधित है, जिसमें आज हम लोग मानव रोग पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को समझेंगे। आज की इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछले कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेलाग्रा। इस रोग में मुख्य रूप से दस्त होता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति किस रंग के अंतर को नहीं पहचान पाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल एवं हरे। देखिए, एग्जाम में कई बार ये आपको प्रश्न पूछ चुका है। जब किसी व्यक्ति को वर्णांधता हो जाता है तो वह व्यक्ति लाल एवं हरे रंग के अंतर को नहीं पहचान पाता है। वर्तमान समय में जो भी परीक्षार्थी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी परीक्षार्थी इस टेस्ट से गुजरते हैं। परंतु जिस व्यक्ति को वर्णांधता हो जाता है तो वह व्यक्ति लाल एवं हरे रंग के अंतर को नहीं पहचान पाता है। वर्णांधता को अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। चलिए इसे याद करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक प्रमुख शब्द है रंग, क्योंकि रंग के अंतर को वह नहीं पहचान पाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कलर कहते हैं। यहाँ पर कलर का अंतिम लेटर आर है, तो आर से आपको रेड याद रखना है। यहाँ पर देखिए, रेड में एक रे शब्द है, तो आपको रे से इस रे को जोड़कर याद रखना है। थोड़ा सा इसे ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सा आम कुक्कुट रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रानीखेत। यह मुख्य रूप से मुर्गियों में होने वाली बीमारी है, जो रानीखेत के नाम से जाना जाता है। रानीखेत उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण शहर है। अगला प्रश्न है, कोढ़ या कुष्ठ रोग का उपचार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, सल्फोन। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जिसके माध्यम से कुष्ठ रोग का उपचार किया जाता है। कुष्ठ रोग एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग है, जिसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। यहाँ पर एम से हो गया माइक्रोबैक्टीरियम, एल से हो गया लेप्री। देखिए, इसे याद करने का एक आसान तरीका है। कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में लेप्रोसी कहते हैं। यहाँ पर आप लेप्रोसी से लेप्री याद रख सकते हैं। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन नामक एक व्यक्ति ने किया था। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर जिसे हड्डी तोड़ रोग भी कहते हैं, किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु। यह रोग विषाणु द्वारा होता है। उस विषाणु का नाम है अरबो वायरस। देखिए, इसके वायरस को याद करने का आसान तरीका है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, डेंगू अरबों लोगों को हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में होने वाला आनुवंशिक रोग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एड्स। एड्स किसी प्रकार के आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि वर्णांधता, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम एवं हेमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। यहाँ पर आनुवंशिक का तात्पर्य है, जब किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो वह रोग आने वाली पीढ़ी को भी होने की संभावना होती है। अतः इसी कारण इसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, हेमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसका वहन कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस रोग का वहन स्त्रियां करती है, जबकि यह मुख्य रूप से पुरुषों में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह रोग स्त्री के माध्यम से पुरुषों में होता है। आइए हीमोफीलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यह एक आनुवंशिक बीमारी है, क्योंकि कई बार यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। दूसरा है कि इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है, अर्थात ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति में विटामिन के की कमी पाया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन के की वजह से ही शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर ब्लड का थक्का जमता है। अगला प्रश्न है, कीड़ों के काटने के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया। मलेरिया रोग कीड़ों के काटने के कारण भी होता है। यह रोग मुख्य रूप से मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जिसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़ा। इस रोग से मुख्य रूप से शरीर का फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया एक प्रकार की जीवाणु जनित रोग है, जो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जो पकाते समय तथा भंडारण करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। यह विटामिन पकाते समय तथा भंडारण करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र। इस रोग से मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग को लॉक जा के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी को लॉक जा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जब किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाता है तो उस व्यक्ति का जबड़ा बंद होने लगता है। यह एक प्रकार की जीवाणु जनित रोग है, जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के थक्का जमने में मदद करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो ऐसी स्थिति में विटामिन के माध्यम से ही रक्त का थक्का जमता है। जिस व्यक्ति में यह विटामिन की कमी होता है
तो उस व्यक्ति के रक्त कथक का जमने में बहुत ही समय लगता है। इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया रोग। यह रोग जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का रक्त कथक का जल्दी नहीं जमता है। विटामिन के अलावा यदि प्रोटीन की बात किया जाए तो हिपरिन नामक एक प्रोटीन है जो रक्त कथक का जमने में मदद करता है। यदि विटामिन पूछे तो आपको के ध्यान में रखना है, यदि प्रोटीन पूछे तो हिपरिन ध्यान में रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीलिया। हेपेटाइटिस बी वायरस से पीलिया रोग होता है। यह हमारे शरीर को यकृत को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लीवर को प्रभावित करता है। इस रोग में व्यक्ति के आंख एवं नाखून पीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिल की बीमारी का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसमें रक्त आपूर्ति अपर्याप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एजाइना। जब किसी व्यक्ति के हट में रक्त की आपूर्ति कम होती है तो उस अवस्था को एजाइना कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर विधि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति। इस पद्धति में रोगों के इलाज के लिए नीडल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग किस रोगी के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग क्यों किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का हृदय का धड़कना बंद हो जाता है तो उस स्थिति में कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको सब ध्यान रखना, धड़कन। जब हमारे शरीर में धड़कन बंद हो जाता है तो उस स्थिति में कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धड़कन का संबंध हृदय से है, अतः आप जब इसके अर्थ को समझ जाएंगे तब इसके आंसर को आसानी से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, H5N1। यह एक प्रकार की वायरस जनित बीमारी है जो H5N1 के माध्यम से होता है। इस बीमारी के लिए मुख्य दवा टेमीफ्लू है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है H1N1, इसकी वजह से स्वाइन फ्लू होता है। अगला प्रश्न है, ट्यूमर की पहचान में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। क्वाड60 का प्रयोग रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गामा किरणें उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। जब किसी व्यक्ति को यह दोष हो जाता है तो उस व्यक्ति को दूर की तो वस्तु दिखाई पड़ता है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला हो गया दूरदृष्टि दोष, जिसे उत्तल लेंस के माध्यम से ठीक किया जाता है। दूसरा है निकट दृष्टि दोष। इस दोष को अवतल लेंस के माध्यम से ठीक किया जाता है। इस रोग में निकट की वस्तु तो दिख पाती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है। एक है जरा दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति को दूर अथवा नजदीक की वस्तु नहीं दिख पाती है। अतः इस दोष को द्विफॉक्सी लेंस के माध्यम से ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है दृष्टि विस्मय, जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, अर्थात सामने की वस्तु दिख पाता है परंतु ऊपर की वस्तु नहीं दिख पाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यक्ष्मा के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जिसका प्रयोग यक्ष्मा रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस दवा की खोज बॉक्समैन ने किया था। यक्ष्मा एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। इस रोग को क्षय अथवा टीबी रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले किस अंग पर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्वचा। सबसे पहले इसका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है। दूसरे स्थान पर अस्थि मज्जा है। यदि एग्जाम में त्वचा नहीं दिया हो तो उस प्रश्न का आंसर अस्थि मज्जा होगा। अगला प्रश्न है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेक्टर। देखिए कई ऐसे रोग है जो कीटों के माध्यम से फैलता है, अतः उन कीटों को वेक्टर कहते हैं क्योंकि उन कीटों के माध्यम से वह रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। चूंकि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में पाया जाता है जो रक्त के स्कंदन के लिए मुख्य उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क। देखिए यह एक प्रकार की टेस्ट है जिसका संबंध मस्तिष्क से है। यहाँ पर सबसे पहले ईईजी का फुल फॉर्म ध्यान में रखिए। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है। यहाँ से एक प्रश्न और आता है, उसका नाम है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। यहाँ पर देखिए ई से इलेक्ट्रो, जी से ग्राफ, जबकि सी से कार्डियो होता है। इसका संबंध हृदय से होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्डियो अरेस्ट में हृदय प्रभावित होता है, अतः इन दोनों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, लॉकजा किस बीमारी का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेटनस। लॉकजा टेटनस बीमारी का दूसरा नाम है। यह एक प्रकार के जीवाणु जनित रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इस बीमारी को लॉकजा इसलिए बोलते हैं
क्योंकि इस बीमारी में मुंह का जबड़ा धीरे धीरे बंद होने लगता है। इससे संबंधित एक प्रश्न को ध्यान में रखिए, जब किसी व्यक्ति का घाव काफी समय तक खुला रहता है, ऐसी स्थिति में उस घाव के माध्यम से टिटनेस का बैक्टीरिया प्रवेश करता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एथलीट फुट, खाज, प्रागत ज्वर, ये सभी फफूंद अथवा कवक के माध्यम से होता है। एथलीट फुट में मुख्य रूप से पैर प्रभावित होता है, यह ट्राइकोफटानी फफूंद के कारण होता है। खाज में त्वचा प्रभावित होता है, यह माइक्रोस्पोरम लेनोसन कवक से होता है। तीसरा है पराग ज्वर, इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण मनुष्य में गंजापन होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीनिया कैपिटिस। इस कवक के कारण मनुष्य में गंजापन होती है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। ट्राइकोफटानी कवक के कारण एथलीट फुट होता है। माइक्रोस्पोरम लेनोसन कवक के कारण दांत बीमारी होता है। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल जाता है तो आंख का कौन सा अंग सूज जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेत्र श्लेष्मा, जिसे अंग्रेजी में कंजक्टिवा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कंदन। जब तक हमारे ब्लड में स्कंदन नहीं होता है तब तक रक्त स्राव नहीं रुक सकता है, अतः रक्त स्राव को रोकने के लिए स्कंदन होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्लेग बीमारी जिसे काली मौत के नाम से भी जानते हैं, किसके माध्यम से फैलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चूहा। यह बीमारी चूहा के माध्यम से फैलता है। प्लेग एक प्रकार की जीवाणुजनित रोग है जो इर्सिनिया पेस्टिस के माध्यम से फैलता है। प्लेग को काली मौत के नाम से भी जानते हैं, दूसरे शब्दों में इसे ब्लैक डेथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग बीमारी किस जीवाणु के कारण फैलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इर्सिनिया पेस्टिस। इस जीवाणु के कारण प्लेग बीमारी फैलता है, परंतु इसके मुख्य भाग चूहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेग का रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्लेग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, वाई न्यूमोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिकेमिक प्लेग। इन तीनों में से केवल न्यूमोनिक प्लेग लोगों के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न है, सुजाक एवं सिफिलिक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रजनन अंग। यह रोग बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की बीमारी किस परजीवी द्वारा फैलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक प्रकार की परजीवी जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से फैलता है। यदि इसके वाहक की बात किया जाए तो है मादा एनोफिलीज मच्छर। देखिए, मादा एनोफिलीज मच्छर जब प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित होता है और वही मच्छर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो ऐसी स्थिति में मलेरिया रोग होता है। तो मुख्य रूप से इसके उत्तरदायी जो है वह है प्लाज्मोडियम। अब देखिए, इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए, मलेरिया का पहला अक्षर म है, मादा एनोफिलीज मच्छर का पहला अक्षर म है, प्लाज्मोडियम में भी म का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार इसे जोड़कर यहाँ से याद रख सकते हैं। देखिए, इस रोग के वाहक के बारे में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अगला प्रश्न है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषाणु। यह रोग विषाणु से फैलता है, जिसके विषाणु का नाम HIV है। इस रोग को पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। यहाँ पर आपको एड्स का पूरा नाम ध्यान में रखना है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 120/80। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला 120 को सिस्टोलिक कहते हैं, दूसरा 80 को डायस्टोलिक कहते हैं। कई बार एग्जाम में केवल सिस्टोलिक पूछ चुका है, जबकि कई बार आपको डायस्टोलिक पूछ चुका है, परंतु इसके आंसर में कंफ्यूजन बहुत ही अधिक रहता है। देखिए, जब सिस्टोलिक को अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो पहला अक्षर एस आएगा, जबकि डायस्टोलिक को अंग्रेजी में लिखेंगे तो पहला अक्षर डी आएगा। अब एस और डी को ध्यान से देखिए। अंग्रेजी अल्फाबेट का यह 19वां लेटर है, जबकि डी अंग्रेजी अल्फाबेट का चौथा लेटर है। जब इस दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो 19 बड़ा है जबकि 4 छोटा है। ठीक उसी प्रकार एस बड़ा है जबकि डी छोटा है। तो आपको बड़ा को बड़ा से ध्यान में रखना है। सिस्टोलिक को 120 से जोड़ के याद रखिए, जबकि डायस्टोलिक को 80 से जोड़ के याद रखिए। आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।